नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणियों में अपनी पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं से मुस्लिम समाज तक पहुंचने की बात कही। इस बार मोदी ने पसमानदा मुसलमानों और बोहरा मुसलमानों, खास तौर पर इनका नाम लेकर के कहा कि इनके बीच में जाइए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों तक आप यह सोचकर न जाएं कि उनका वोट आपको लेना है, उनके पास इस बात की तस्दीक करने के लिए जाओ कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंच पाई हैं। प्रधानमंत्री ने अनाप शनाप अनर्गल बयान देने वाले, बोलने वाले नेताओं को भी चुप रहने की हिदायत दी। तो इसका मतलब भी यही निकाला गया कि मुसलमानों के खिलाफ डेफेमेटरी बातें ना बोली जाएं। पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल बात करते हैं। जाहिर है मोदी को इस बात का कोई राजनीतिक मतलब तो होगा जो उन्होंने ये सारी बातें कही। उस कार्यकारिणी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर पार्टी के कील कांटे दुरुस्त किए गए, पूरा जोर चुनावी कैलेंडर पर रहा, वहां प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट को नॉन पॉलिटिकल नहीं माना जा सकता। मोदी और मुसलमानों की जो इक्वेशन है, आज हम उसके कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन और परसेप्शन पर डेटा के साथ बात करेंगे। पहले कैलकुलेशन की बात समझिए। देश में 92 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। और जब हम कहते हैं 20% से ज्यादा, तो किसी ना किसी सीट पर यह 50% से भी ऊपर जाता है। इन 92 में से 45 सीटें यानी 50% बीजेपी ने 2019 में जीती। इसका मतलब यह बात गलत है कि मुसलमान बीजेपी को कतई वोट नहीं करते। कितना मुसलमान वोट मिलता है बीजेपी को, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि 2-4% वोट मिलता है, कुछ कहते हैं कि 15% तक वोट भी जाता है। गुजरात में बोहरा मुस्लिम बीजेपी को वोट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ताजा आंकड़े यूपी के रामपुर के हैं। आजम खान की इस सीट पर 52% मुस्लिम वोटर है, लेकिन बीजेपी ये चुनाव जीत गई। ये परसेप्शन की बात है। अब कम्युनिकेशन पर आते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, और जब वो कहते हैं कि मुसलमानों का विकास करो, इस बात की चिंता मत करो कि इससे हमें क्या मिलेगा, तो क्या देश में विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता? या मुस्लिम वोटिंग पैटर्न में दूसरे मुद्दे डेवलपमेंट को ओवरशैडो कर देते हैं? क्योंकि यह बात बड़ी आदर्शवादी सी लगती है कि आप विकास कीजिए, घर घर जाइए, योजनाएं बताइए, वोट ना भी मिले तो कोई बात नहीं। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी पर नफरत की राजनीति का आरोप है। तो क्या बीजेपी के थिंक टैंक भी यह मानने लगे हैं कि मुसलमान विरोधी होने का हैशटैग हट सकता है? क्या पासमानदा और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, प्रोग्रेसिव, बोहरा मुसलमान, इन तक जाने के मोदी के इस मैसेज का ग्राउंड पर कोई असर होगा? आज हम कुरुक्षेत्र में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज कई वरिष्ठ मेहमान हैं और आपको मुसलमान और मोदी ये जो इक्वेशन है इसको समझने के लिए इससे बेहतर पैनल शायद ही मिले। मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं AIMIM से। कलीम साहब स्वागत है। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, संघ की बात करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर स्वागत है आपका। मौलाना अतर हुसैन देलवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफी लंबे वक्त के बाद। मौलाना साहब स्वागत है आपका भी। मुफ्ती वजाहत कासमी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। मुफ्ती साहब स्वागत है आपका। मनोज झा जी हमारे साथ हैं, मेट्राइज से, सिफोलॉजिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं। मनोज जी का भी स्वागत है। तो पहले आपके सामने कुछ जल्दी से कुछ आंकड़े रखते हैं, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले, देश के अंदर मुस्लिम आबादी कितनी है? देश के अंदर किस राज्य में कितनी आबादी? आपके सामने डेटा अब इस वक्त आने जा रहा है। बीजेपी 303 सीटें जीती थी तो हम सब समझते हैं, लेकिन बड़े राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम वोट माना जाता है, बिहार में 17%, पश्चिम बंगाल में 27% तक मुस्लिम वोट है। ये आंकड़े हमको बताते हैं। असम में यह संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, 34% वोट असम के अंदर आपको मिलेगा। तो ये आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। देश में किस राज्य में कितनी मुस्लिम आबादी? असम में 34%, केरल में 26% है, महाराष्ट्र में 11%, कर्नाटक में 13%, उत्तराखंड में 14%, झारखंड में भी साइजेबल मुस्लिम आबादी 14% है, और गुजरात में 10% जहां भी वोट हुआ। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको राज्य में कितनी आबादी मुसलमानों की है यह पता रहे, और फिर वोट कितना आता है यह हम आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे। बीजेपी को यानी कितना वोट मिलता है। अब प्रधानमंत्री ने खास तौर पर 2 वर्गों का जिक्र किया, पासमानदा मुसलमान और बोहरा मुसलमान। तो कौन होते हैं पासमानदा मुसलमान और कौन होते हैं बोहरा मुसलमान? बात करेंगे तो आपको और पता चलेगा। लेकिन पहले देखिए, पासमानदा मुसलमान यानी मुसलमान आबादी का 85% हिस्सा, 85%, जिसको माना जाता है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर
पिछड़ा हुआ है, यानी वंचित समाज आप कह सकते हैं मुस्लिम समाज का, तो वो 85% है 85%। यानी आप मोटे तौर पर मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप पसमानदा समाज में जाइए, तो मतलब एक आम मुसलमान के बीच में आप जाइए। और बिहार में, यूपी में, बंगाल, झारखंड और असम में पसमानदा मुसलमानों की अच्छी तादाद है। अब आपको बताते हैं बोहरा मुसलमानों के बारे में। बोहरा समाज मुस्लिम समाज का एक अग्रणी समाज माना जाता है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। इसकी आबादी देश भर में लगभग 25 लाख के करीब मानी जाती है और पढ़ा लिखा कारोबारी समुदाय है। खास तौर पर गुजरात में और महाराष्ट्र में इनकी ज्यादा आबादी है और कुछ हद तक राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी आपको बोहरा समुदाय से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य तौर पर गुजरात में और महाराष्ट्र में। गुजरात में सबसे ज्यादा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ताल्लुक रखते हैं और वहां पर बतौर सीएम रहते हुए भी उनकी बोहरा समाज में अच्छी पकड़ रही है, ये आमतौर पर माना जाता है। तो ये बात हुई पसमानदा और बोहरा मुसलमानों की। अब सवाल यह कि आखिर इन्हीं का जिक्र प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। पहले मनोज जी से जानना चाहते हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने कहा आप पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाएं, लगातार दूसरी बात, गौर करने लायक बात यह है, तो मैसेज क्या है जब वो कहते हैं वोट मत देखो, जाओ लेकिन उनके पास, लेकिन नेता तो वोट के लिए जाता है। हैदराबाद और दिल्ली दोनों जगहों पे कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने इसका जिक्र किया है। हम राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले करें कि कांग्रेस का क्या था कि एक वोट बैंक बना हुआ था फॉरवर्ड क्लास में, ओबीसी में और मुसलमानों में। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जैसे राजनीति में एक अलग पहचान बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि क्षेत्रीय दलों का यहाँ पे उभार हुआ और क्षेत्रीय दलों ने क्या किया कि ओबीसी कास्ट को अपना बेस बनाया। और ब्राह्मण और राजपूत ये दो कास्ट थे जो बीजेपी के साथ पूरी तरह से इंपैक्ट हो गए थे। बाद में बीजेपी ने धीरे धीरे ओबीसी कास्ट पे काम किया और उसको अपने साथ लाया और फिर जाकर वो सत्ता तक वो पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की करिए। अब बीजेपी के पास ये समस्या है कि ये ओबीसी कास्ट है। अभी आप सीधे पसमानदा और बोहरा का ही बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि इसमें यादव और जाटों को भी जोड़ लें, जिसपे इनकी पकड़ बीजेपी की कम है। और प्रधानमंत्री का यही नहीं कहना कि आप पसमानदा और बोहरा पे ही फोकस कीजिए, आप उनसे बात कीजिए जो हमारे साथ नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक था। हाँ। आप मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान के पास जाएं, बोहरा मुसलमान के पास जाएं, वर्किंग प्रोफेशनल मुसलमान के पास। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जो रीजनल पार्टियां जो वोट को पकड़ के रखी हुई हैं ओबीसी के साथ, जो पसमानदा और जो बोहरा, तो ऐसे भी बीजेपी को 8 से 10% तक वोट करते आए हैं गुजरात में, लेकिन उसके बाद में और स्टेट में उनका वैसा पकड़ नहीं रहा। जबकि आप कलकत्ता का भी जिक्र छोड़ दिया, कलकत्ता में भी उनकी काफी अच्छी तादाद है जहां पे वो वोटर के रूप में है। तो इन कास्ट में मुसलमानों के अंदर एक ओबीसी वर्ग को पकड़कर ये अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रीजनल पार्टियों को किस तरीके से कमजोर करें। और यही कारण होगा कि आप देखिएगा कि कभी भी ये रीजनल पार्टियों के साथ समझौता नहीं किए। अच्छा, जैसा हमने बताया कि ये आबादी में मुसलमानों का 85% है, लेकिन पिछड़ा समाज है। पिछड़ा समाज। तो कलीम साहब, तो एक जाहिर मतलब ये तो सीधी बात हो गई। आप इसमें अब क्या अंतर करें, 85 और 100 में क्या अंतर आप कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री सीधा कह रहे हैं मुसलमानों का विश्वास जी। तो देखिए, जिस तरह से भारत में और जैसे समाज है, हिंदुओं में भी 85% ओबीसी है और 15% अग्रणी जात है, सवर्ण है, इसी तरीके से मुसलमानों में भी ये 85-15 का है। पसमानदा लफ्ज जरूर है, लेकिन उसे इंग्लिश में ओबीसी ही कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। वैसे भी पसमानदा माने बैकवर्ड के ही है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है। पहले इन्होंने शिया और सुन्नी में डिवीजन कराने की कोशिश की और एक शिया समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश की। इसीलिए मुख्तार अब्बास नकवी और उनके हमारे जो उत्तर प्रदेश में भी एक मंत्री उन्होंने शिया समुदाय से बनाया, लेकिन ये उनका प्रयोग फेल हो गया। इससे कोई बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। अब बीजेपी ने अपनी नई ये रखा कि भाई इनमें मुसलमानों में डिवीजन करने के लिए अब आप ओबीसी की बात करिए। तो ओबीसी का आप ये कार्ड खेल रहे हैं कि मुसलमानों में हम डिवाइड कर दें। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक ओबीसी समुदाय से एक मंत्री बना दिया है। लेकिन जुबान से तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन पीछे से क्या कर रहे हैं वो? ओबीसी समाज का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनमें ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जीईआर उनका सबसे कम है। जबकि जीईआर और ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने के लिए यूपीए सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम लाई थे। उसी स्कॉलरशिप स्कीम को मोदी सरकार ने बाकायदा बंद कर दिया। मुसलमानों ओबीसी में देने। जी हाँ, मुसलमानों का जो ओबीसी वर्ग है वही फायदा उठाता है। और उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लस पोस्ट मैट्रिक और जो हायर स्टडीज के लिए थी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप,
वो बंद कर दिया और एक इडमी चलती थी, यानी उसको कहते थे मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम जी, MSDP। उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम चलती थी, उसको जीरो कर दिया। यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम भी जीरो कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मुझे कलीम साहब एक बात का जवाब दे दे। मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि सरकार दावा ये करती है कि हमारी स्कीमों में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि अगर आप मुसलमानों का प्रतिशत कितना आबादी में उसके हिसाब से तोलें तो पता चलेगा कि सरकारी स्कीमों का उससे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिलता है। सरकार मैं वो झूठ डेटा भी बोलती है। दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मुझे आप एक बात केवल इतनी बताइए, आप क्या मानते हैं देश का मुसलमान जो है कितने अनुपात में नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर भरोसा करता है? नहीं, देश का मुसलमान 0% 0% करता है, और जहां पे भी देता है वोट वो सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि उस भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा डर का माहौल बना दिया है, जहां थोड़ी थोड़ी सी तादाद में है, जहां पे उनको कोई खरीद सकता है, धमका सकता है। जिस तरीके से आपने बोहरा समाज का बताया, बोहरा समाज स्कैटर्ड है और बहुत मालदार समाज है, इसलिए वो इस डर में देता है वोट उनको कि अगर हम इनको वोट नहीं करेंगे तो हमें नुकसान करेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति का जो नुकसान हुआ था बोहरा मुसलमान का हुआ था। हाँ। उसीलिए बोहरा मुसलमान ने यह तय किया कि हम बजाय इसके तो वो डर के देते हैं वोट, डर के देते हैं वोट। अच्छा। कोई मोहब्बत में नहीं देता, क्योंकि भारतीय जनता मैं बता दूं, पार्टी और जफर RSS की सरेश वाला बुनियाद ही जफर सरेश वाला मुस्लिम हमारे विरोध साथ पर है। जुड़ने वाले हैं। जफर सरेश वाला बोहरा समाज से ही आते हैं, उनकी बात अभी थोड़ी नहीं, वो बोहरा समाज से नहीं है, वो सुन्नी मैंने है। तो ये पढ़ा कि बोहरा से हैं वो। नहीं, सुन्नी लिखा है। अभी आ जाएंगे तो हम पूछ नहीं, लेंगे। सुन्नी मुसलमान है, बोहरा समाज से आते हैं। वो जो जैसे नहीं अलीम तो प्रेम जी है। बोहरा सुन्नी नहीं होते, नहीं, सुन्नी नहीं होता। अलग ही होता है। मतलब- शिया मुस्लिम का हिस्सा है। बोहरा नहीं, सुन्नी शिया- में भी शिया तो समाज का नहीं, हिस्सा है बोहरा। शिया में दोनों में है, बोहरा दोनों में लेकिन है। बोहरा ये बिल्कुल बोलते- डिफरेंट है। नहीं, दोनों चलिए में ठीक है, ये जफर सरेश वाला आ जाए तो वो क्लियर नहीं कर भाई, देंगे। दोनों में अभी बोहरा- आप लेकिन बोहरा कलीम तो साहब सब ने दोनों कहा, दोनों में। कलीम साहब कह रहे हैं बोहरा कि में 0% यानी मुसलमान बिल्कुल भरोसा नहीं करता भाजपा पर, और अगर कहीं कोई वोट देता भी है तो कभी किसी डर में दे देता है कि हम नहीं वोट करेंगे, पता चल जाएगा इस पॉकेट से मुसलमानों की वोट नहीं मिला, इस बूथ से वोट नहीं मिला है तो नुकसान करेंगे या हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है संगीत जी, पहले तो बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बीजेपी ये प्रयास जो करना चाह रही है, क्या उसको वाकई लगता है कि मुसलमान का वोट उसको एक दिन इतनी तादाद में मिलना शुरू हो जाएगा जो कि उसके लिए कुछ मायने रखे कि भाई उसको कोई सीट जिता करके दे, देश के अंदर वाकई में एक ऐसा माहौल बने कि हाँ मुसलमान भी बाकी समाज की तरह जो बीजेपी के साथ है, मुसलमान भी अब जुड़ गया है। क्या वाकई बीजेपी ऐसा सोचती है? मुमकिन है? देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो कि शिया और सुन्नी के बीच का जो भेद है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का भेद नहीं है। लखनऊ में शिया और सुन्नी के दंगे तब भी हुआ करते थे जब कांग्रेस का राज हुआ करता था। पाकिस्तान में आए दिन शियाओं के मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान का आप डेटा और अखबार यदि निकाल करके देखें, और अन्य देशों में 80-85% जो मुस्लिम आबादी है पूरी दुनिया में, वो सुन्नी मुसलमानों की आबादी है, और यही वो आबादी है जो शियाओं पर जुल्म सबसे ज़्यादा करती है। 85% यदि इस्लामिक टेररिज्म में जो लोग मारे गए हैं वो मुसलमान मारे गए हैं, वो हिंदू और क्रिश्चियन नहीं मारे गए हैं, और उसमें अधिकांश लोग जो मारे गए हैं वो खास करके शिया समुदाय से आते हैं। एक बात, इतनी बात मैं कह रहा हूँ, ये पीयू रिपोर्ट के आधार यहीं पर इतना और क्लियर दूसरी बात, क्या शिया समाज में बीजेपी के लिए कोई स्थान है? ऐसा माना जाता है कि मुझे आप देखेंगे उनका कुछ झुकाव है बीजेपी की तरफ। आप देखिएगा कि शिया समुदाय से आपको टेररिज्म में बहुत कम लोगों की आपका पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा। ईरान को आप यदि छोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कहीं भी शिया समुदाय से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा करके तालिबान जैसा कोई संगठन खड़ा हुआ है। रही बात, अब आते हैं, देखिए प्रधानमंत्री ये बार बार कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। देखिए, भारत जैसी आबादी में कोई भी हिस्सा यदि पिछड़ करके चला जाता है, चाहे वो हिंदुओं का हिस्सा हो, चाहे वो मुसलमानों के बीच का हिस्सा है, तो एक थियरी तो यह भी है ना कि वो यदि जो पंचर बनाता है उसको यदि एक मौलाना, सामान्य मस्जिद का मौलाना ये सिखाता है कि देखो काफिरों की यदि हत्या करते हो तो सीधे स्वर्ग चले जाते हो, जन्नत में तुम्हारा स्थान मिलता है, तो वो सोचता है कि अरे हम तो पंचर बना रहे हैं, हम यदि दीन के लिए हत्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं या मार देते हैं, किसी को उड़ा देते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम चले जाएं। तो यानी कि वो फियादीन हमले की एक प्रकार की मानसिक संस्कृति खड़ा करता है। यदि उन लोगों को यदि आप विकसित करते हैं और जाकर के उनके बीच यदि ये समाज जाता है,
तो निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत साफ कहा है, ये मत पूछना कि तुम्हें वोट मिल रहा है या मत, सरकार की योजनाएं क्या जा रही है नहीं जा रही है। मान लेते हैं कि सरकार की बहुत सारी है, जैसे उज्ज्वला योजना है, शौचालय की योजना है, घर की योजना है। मैं बहुत ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो मुस्लिम समाज से हैं और उनको इन योजनाओं में बहुत लाभ मिला है। अकेले ऐसा नहीं है, वो हिंदुओं के लिए नहीं था। क्या वो वोट करते हैं बीजेपी को? ये देखिए, मैं इस पर मेरी राय बड़ी अलग है। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मुस्लिमों के लिए बहुत किया, मदरसों के लिए भी बहुत किया। उस समय शिक्षा अभियान में आपको ध्यान में होगा कि जो मुरली मनोहर जोशी जी थे, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर बहुत बड़ा उनका प्रयास था। मैं जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत गंभीरता से इसको कह सकता हूँ जी। लेकिन जब 2004 में बात आई तो एक जिसको तबका कहते हैं मुस्लिम समाज में, कट्टर तबका, वही टाडा का मुद्दा जो है वो आपको देखा कि अरे किसको कौन पीड़ित होता है, मुसलमान पीड़ित होते हैं टाडा में। मेरा यह कहना है कि यदि टाडा खत्म हो गया और कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई, तब जो इस्लामिक टेररिज्म में जो पकड़े गए लोग थे वो क्या हिंदुओं से पकड़े गए थे? वो सब मुसलमान मिला, अलग बातें हैं। सवाल ये था, आपने कहा मुसलमानों को बहुत लाभ मिला वाजपेयी जी की सरकार में। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। उसके बावजूद भी कहने के लिए तो बहुत मुसलमान बाहर आए कि हाँ भाई, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जहां तक वोटों का प्रतिशत रहा वो फिर से कांग्रेस की तरफ गए या रीजनल पार्टीज की तरफ गए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आए। इस नरेंद्र मोदी की सरकार में थोड़ा अंतर आया है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो तलाक से पीड़ित हुआ करती थी, जिनको लगता था कि हाँ भाई हमारे शौहर मेरे रहते हुए 3-3 बीवियां ला करके रख रहा है, उसको भी ये अधिकार के तौर पर वो प्रयोग कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक तबके में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन चीजों को वोट की राजनीति से हटा करके देखना चाहिए। तो हम जिसकी तरफ भारतीय, मैं तो साफ कह रहा हूं, आज तो हम शुद्ध वोट के नजरिए से बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात हम, और वो इसलिए कि आप कह रहे हैं योजना का लाभ भी पहुंचता है, 3 तलाक से मुस्लिम महिला को बहुत लाभ हुआ है, उनकी जिंदगियां बची हैं, तो फिर क्या वो जिता कर भी देने के लिए कलीमुद्दीन साहब है ना, कलीमुद्दीन साहब बदल में बैठे हुए हैं ना। मैं भी आता हूं उनके अतर साहब के पास आता हूं, मुफ्ती साहब भी वेट कर रहे हैं। 2-3 आंकड़े आपके सामने जल्दी से और रखते हैं, क्योंकि आज हम शुद्ध वोट की राजनीति और चुनावी वोट की बात कर रहे हैं, और वो भी मुस्लिम वोट की। तो आइए आपको बता दें कि देश के अंदर कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है, यानी साइजेबल वोट है, प्रभाव भी रखता है, और कई कई जगह तो डिसाइसिव वोट है, यानी वो ही तय करते हैं कि यहां से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इसमें आप देखेंगे कम से कम 92 सीटें ऐसी हैं देश के अंदर जहां पर मुस्लिम समुदाय का जो वोट प्रतिशत है वो 20% से ऊपर है, 20% से लेकर के 50% के ऊपर भी हो जाता है। इसके अंदर 16 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है देश में, या इसमें रिजर्व भी है, इसमें रिजर्व है, एससी एसटी की रिजर्व भी है, लेकिन मुस्लिम वोट तब भी उतना है। तब भी उतना। और 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% के करीब मुस्लिम वोट है, 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर 31 से 40% है, और 41 सीटें ऐसी हैं जहां पर 21 से 30% मुस्लिम वोटर मायने रखते हैं और उनका वोट जो है वो मैटर करता है। अब बीजेपी को इसमें से कितना वोट मिलता है ये आप देखिए। इन 92 में से बीजेपी ने 2019 में 45 सीटें जीती थी, लगभग 49% के करीब। आप कह सकते हैं लगभग आधी सीटें बीजेपी जीती थी। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर मुसलमान वोट है वहां पर बीजेपी वो सीट नहीं निकाल सकती। अब कुछ लोग कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन से निकालती है, मुसलमान वोट इकट्ठा होता है एक जगह, दूसरी जगह बाकी रेस्ट ऑफ द वोट वो इकट्ठा हो जाता है। लेकिन एक मुश्त पूरे देश के अंदर कितना वोट मिलता है, अगले ग्राफिक पर आइए। और यही है वो असल फैक्टर जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मायने रखता है, उसे वोट कितना मिला, बीजेपी को मुसलमान कितना वोट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है 2014 का, पहले आपके सामने आंकड़ा आएगा, अगले ग्राफिक पर आ जाइए। 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा के उम्मीदवार थे, उनके नाम पर कितने मुसलमानों ने वोट किया? 8%। 2019 में भी ये तादाद लगभग उतनी ही रही, 8%, कोई ना घटी ना बढ़ी, लगभग उसी अनुपात में मुस्लिम वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला, जब यह तय था कि चुनना नरेंद्र मोदी को है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। तो 14-19 आपने देखा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आ जाइए 2022 में, 8 साल बाद, यानी 8 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके। अब 8 साल के बाद यूपी में चुनाव होता है और गुजरात में चुनाव होता है। तो आप देखिए यूपी में जहां मुस्लिम आबादी लगभग 19% है, 19 से 20%, मुस्लिम वोट उतना ही मिलता है 8% के करीब, जो नेशनल एवरेज है। लेकिन गुजरात में मुस्लिम आबादी है 10% और यहां वोट बढ़ जाता है लगभग 14-15%, जो बात हम अभी कह रहे थे।
कि क्या अब ये केवल बोहरा समाज से कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता। गुजरात में इसका मतलब मुसलमानों के बीच भी नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ तो अच्छी भावना है कि उनको रेस्ट ऑफ द कंट्री से ज्यादा वोट गुजरात के अंदर मिलता डर बढ़ गया है, गुजरात में डर बढ़ गया है। अच्छा कोई मतलब जी हाँ। सद्भावना नहीं बढ़ी, डर भावना नहीं, डर बढ़ा है। देलवी साहब ने तारीफ करी थी, मुझे याद है प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट की। मैंने आपका ट्विटर पर वीडियो देखा, आपने कहा प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं तो हमें कम से कम उनकी बात को अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। तो मैं तो सीधे वोट पर आ रहा हूं सर, तो क्या आप ये कहेंगे कि एक वक्त वो भी आए, इतना भरोसा बढ़े कि आप देश का मुसलमान खुलकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट करें? देखिए स्वरूप, सबसे पहले तो संक्षेप में आपके मुद्दे पर संक्षेप में मैं रागी साहब के पहले स्टेटमेंट का जवाब, बहुत संक्षेप में ये कहना कि शिया सुन्नी और ये आतंकवाद नहीं, मैं मुमकिन है कि ये उनको आतंकवादी मानते हों, लेकिन मेरे नज़दीक जो अस्करियत पसंद दुनिया के हिजबुल्लाह, हिजब वहदत और हमास, वो तीनों के तीनों जो है वो शिया वर्ग के या शियाओं के करीब तर हैं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। कौन कहा? मैंने कहा था कि वो मैं कहा वो बात हटा हजी। दीजिए। अब हम आते हैं बात, देखिए भारतीय इसमें जिस तरीके से मनोज जी ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम जो है वो दाएं बाएं की तथ्यों पर बात करें। बिल्कुल 1947 के बाद से जो मुस्लिम सियासत है, उन्होंने एक ये बंटवारा धर्म के नाम पर देख लिया था, लेकिन भारत में उन्होंने धर्म के नाम पर वोट देना बंद कर दिया। मुस्लिम लीग को केरल से बाहर नहीं निकलने दिया, और जो नए नए तजर्बे भी हुए, जिसमें अभी ओवैसी साहब की पार्टी भी है, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं अभी तक सीमित रखा। वो जाता कहाँ है? जब वो ये देखता है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका, एक बड़ा समाज जो है वो एक खास हिस्से के साथ जा रहा है, वहीं पर खड़ा हुआ होता है। अगर आप जो कह रहे हैं भाई बीजेपी को क्यों नहीं वोट दिया, जनसंघ के साथ जब सरकार बनी तो क्या मुसलमानों ने भारी तादाद में वोट नहीं दिया था? वही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो अब्दुल्ला बुखारी के साथ रामलीला, पूरी सुन लीजिए, रामलीला मैदान में दोनों ने खड़े होकर साथ तकरीर करी। उसके बाद आप आ जाइए, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, साझा सरकार थी, रामू वामू और बीजेपी। मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस को हराने के लिए सबको एक साथ जाना चाहिए, मुसलमान भी वहाँ चला गया। नरेंद्र मोदी के ऊपर उनको विश्वास है। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। कैसे विश्वास है? अगर आप देखिए, क्या वो 3 तलाक का मामला हो, कितनी औरतों को फ़ायदा हो मुझको नहीं मालूम, लेकिन कितनी औरतें हिजाब की वजह से स्कूल और कॉलेज जाना बंद हो गई, एक अलग मुद्दा, इस पर हम कभी बहस कर लेंगे, ठीक है। कितनी औरतों को तलाक नहीं हुई, लेकिन कितनी औरतों के बच्चे जेल में बंद हैं। और ये अलग बात है कि मेरी रिपोर्ट नहीं है, UNHRC जिस पर हम पाकिस्तान को रोते हैं, उसकी रिपोर्ट है कि भारत में इस तरीके के पकड़े गए बच्चों में से 99% जो लोग बेकसूर होकर वापस आ जाते हैं। हम इस पर भी चर्चा नहीं करते, हम बात करें नरेंद्र मोदी जी पे। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में मुसलमानों ने कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ठीक है। फिसादात को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। उन 12 सालों में जितने साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसमें सिर्फ उनका फोकस विकास था, विश्वास था। इसलिए उनकी पतंग के अंदर सलमान खान भी आगे खड़े होते थे, जफर सरेशवाला भी होते थे, बोहरी लोग भी होते थे, वो मुहर्रम की मजलिसों में भी गए, अभी तक जाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जिसकी वजह से मुसलमान विश्वास करता है। 370 हटा, कश्मीरी मुसलमान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं करा, ठीक है, सरकार अच्छा ही कर रही होगी हमारे लिए, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ट्रिपल तलाक हुई, मुसलमानों ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं करा, ठीक है, सरकार कोई अच्छी बात करेगी, हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई, मुसलमानों ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं करा, ठीक है, हम अकेले थोड़ी, आप भी हैं। मुद्दा कहाँ है? पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। मुसलमान में उनके ऊपर पूरा यकीन है। और आपको आज एक बात बता दूं जिसका जिक्र आपको करना चाहिए। आज जब ANI ने अलग अलग मुस्लिम उलामा से रब्ता करा, जिसमें मैं भी शामिल था, और ये पूछा कि साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो इस तरीके का BBC को लेके वो आप लोग क्या राय देते हैं, हमने जो पहले दिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में राय थी, वो भी आज भी राय है कि हम अपने देश के आंतरिक मुद्दों के ऊपर अपने प्रधानमंत्री को किसी बाहर के व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करने देंगे, हम उसकी निंदा करते हैं। सवाल ये, उन्होंने कह तो दिया है, मगर वोट भी मिलता होगा, जैसा आपने गुजरात में कहा, लेकिन मुसलमान वोट देने से डरता क्यों? अब ये बताइए आप मुझको। जैसे इन्होंने कहा लाभ मिलता, लाभ मिल रहा है, वो लाभ डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा। सौरभ, एक चीज़ और समझिए जो मनोज जी बताएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर उज्ज्वला का सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को पहुंचे, सरकार कहती है, लेकिन कहाँ पहुंचा? वो इस तरीके से पहुंचा जो OBC या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, या बकरवाल थे, या गुज्जर थे, जो उनका अलग कोटा होता है, उसके माध्यम से पहुंचा। लेकिन क्या वजह है? नहीं, वो बाकी देश में नहीं मिला क्या? मिल रहा है, सिलेंडर या घर नहीं मिला? साहब, उज्ज्वला मिल रहा है, हाँ। राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। हमारा सीधा सवाल ये है कि आप हमारे पसमानदगी हमारी नहीं। अब ये बार बार एक ताना देते हैं, पंचर वाले पंचर। अरे भाई, आजिम प्रेम जी हो या सरेश वाला, या हमने तो पंचर लगाते हुए किसी को, अगर आज की तारीख में कोई मुसलमान पंचर लगा रहा है, कोई लगा रहा है, ये आपकी नाकामी है कि 8 साल के अंदर भी आप उसको पंचर की दुकान से नहीं हटा सके। इसे नरेंद्र मोदी जी ने करिए, उससे आगे बढ़िए। अच्छा, चलिए, ठीक है। मुफ्ती साहब ने सबको सुना। मुफ्ती साहब, सवाल केवल विश्वास का ही है, यहाँ पर विश्वास है या नहीं है? देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दावा करेगा कि सरकार कोई स्कीम निकालती है
तो वो उसमें ये देखती है कि भाई ये मुसलमान को ना मिले, ये हिंदू को बिल्कुल मिल जाए, बिल्कुल या ये अगड़ों को मिल जाए, पिछड़ों को ना मिले, इस पर तो कोई एतबार नहीं करेगा। लेकिन फिर कहां कमी है विश्वास की जो प्रधानमंत्री दूर करना चाहते हैं? देखिए, गुजरात के हालात से जो लोग वाकिफ हैं वो जानते हैं कि गुजरात में दंगा बहुत ही यानी कॉमन बात थी, हमेशा दंगे होते रहते थे। और 2002 के बाद गुजरात में जितना अमन सुकून, और ख़ास तौर से जो ताजिर लोग होते हैं वो दंगों से, लड़ाइयों से, फितरों से वो डरते हैं। तो गुजरात का मुसलमान वो मुंबई में बैठा है, ये लंदन में बैठा है, ये अमेरिका में है, अब वो इस बात का विश्वास कर रहा है कि गुजरात में जो हम पीछे फैमिली छोड़ करके आए हैं, कारोबार कर रहे हैं या होटल लगाया है या कोई भी बिजनेस है, वो बिल्कुल सेफ है। एक बात। दूसरी बात, जब मोदी जी ने ये बात खुद क्लियर कर दी कि हम वोट की बात ही नहीं कर रहे हैं, जी। बात विश्वास की है, बात पसमानदगी की। और मैं कहता हूं कि जब 50 साल में कांग्रेस पेंशन वाले को नहीं उठा सकी तो 8 साल में मोदी जी कहां से उठा देंगे? ये इनका आज भी मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल मैं पसमानदा से आता हूं, मैं भी गुजर हूं, और जिस गुजर की बात अभी कर रहे थे अथर दहलवी साहब, कश्मीर में और उत्तराखंड और हिमाचल में आज भी लाखों करोड़ों गुजर ऐसा है जो अब इस सरकार में उस आधार कार्ड तक सिर्फ पहुंचा है, और मोदी जी ने उस गुजर को उठा करके राज्यसभा भिजवा दिया। तो तकलीफ तो फिर होनी है ना कुछ थोड़ी बहुत। और सबसे अहम बात इसमें जो ये है कि उज्ज्वला की या दूसरी जनधन की या घर की या शौचालय की जो भी, या राशन की जी, वो रिजर्वेशन के हिसाब से तो नहीं बांटी गई है, ना वो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से तकसीम की गई है। और विश्वास तो मोदी जी पर करेगा। 50 साल की मैं हजारों उलमा के नाम गिनवा सकता हूं इस मुल्क में जो आतंकवाद में बंद हुए और फिर उनको बेकसूर आना पड़ा। और इन 8 साल का डेटा निकाल लीजिए और उन 40-50 साल का डेटा निकाल लीजिएगा तो जमीन और आसमान का फर्क। पहले जुल्म हुआ था वो। अरे भाई, मैं जमीन आसमान के फर्क की अच्छा बात मुफ्ती साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना, आपसे ही मैं बात को शुरू करूंगा, लेकिन फिर भी सवाल, आप जितनी बातें बता रहे हैं, मैंने तो अभी आंकड़ा दिखाया भाई, 2014 में जो वोट पड़ता था वही वोट पड़ रहा है 2019 में, और मुझे लगता है 2098-99 में भी इतना ही पड़ता होगा, इससे बढ़ेगा, 1-2% कम या 1-2% ज्यादा पड़ता होगा। तो फिर ये बरसों बरस में भाजपा और पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा क्यों मुसलमान का वोट लेने में नाकाम रही है? सवाल इस पर है, आज पॉइंटेड सवाल है। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और मुसलमानों के बीच के रिश्ते की। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं अपनी पार्टी से मुसलमानों के बीच में भी जाओ, उनका भी विश्वास हासिल करो, और यह मत सोच करके जाओ कि मुझे इनका वोट चाहिए, बस अपनी बात और सरकार की योजनाएं इन तक पहुंचाओ और बाकी सब कुछ छोड़ दो। लेकिन हमने अभी आंकड़े आपको दिखाए, 8% वोट मुसलमानों का भाजपा को मिलता है। यही 2014 था, यही 2019 था, यही 2022 का यूपी का चुनाव था। गुजरात में ये अनुपात थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये 14-15% के करीब 2022 में माना जाता है कि गुजरात में वोट मुसलमानों का बीजेपी को मिला है। तो आखिर ये वोट बढ़ता क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी, और बीजेपी कहती है कि सरकार की योजना में कोई भेदभाव नहीं, तो फिर आखिर कमी कहां पर है? बात योजनाओं की, चलिए एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। हमने आपको बताया देश के अंदर मुसलमानों की जो आबादी है लगभग 15% के करीब है, और सरकार यह दावा कर रही है कि जो हमारी योजनाएं, जैसे आवास योजना, यानी जिसमें गरीबों को घर बना करके सरकार देती है, उसके अंदर कुछ अनुदान सरकार का होता है। तो 15% की आबादी देश में है, लेकिन सरकार की स्कीम में कहती है हम 31% तक मुस्लिम समाज को इस स्कीम का लाभ देते हैं। ऐसे किसान सम्मान निधि 33% तक मुस्लिम समुदाय को इसका लाभ जाता है, सरकार का दावा है। और उज्ज्वला यानी फ्री गैस सिलेंडर, उसमें 37% तक मुस्लिम समुदाय को इस योजना का लाभ मिलता है। इसके बावजूद क्यों आखिर देश का मुसलमान जब वोट करने जाता है, जैसा अभी हमारे कुछ मेहमानों ने भी कहा, तो वो ये देखता है कि सामने वाला यानी अदर वोट जो है, यानी हिंदू वोट जो है, अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है तो वो कहां वोट करेगा? वो भाजपा को हराने के लिए वोट क्यों करता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। मुफ्ती साहब, अपने ब्रेक से पहले बताया कि पासमानदा समाज से ही आते हैं, बताइए सर, योजना में लाभ है, आपने कहा कोई दंगा फसाद नहीं होता, आज मुसलमान का कारोबार, घर दुकान सुरक्षित है, फिर भी उसके बावजूद प्रधानमंत्री को 2 बार अपील करनी पड़ रही है। दरअसल सौरभ भाई, बात यह है कि जो लीडरशिप है उसकी दुकान महफूज नहीं रह जाती है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा मुस्लिमों के ताल्लुक से, पहले भी प्रैक्टिकली आप देखिएगा, गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक हमेशा हिस्सेदारी की बात की गई है, और योजनाओं में भी कभी कोई भेदभाव फर्क सामने नहीं आया है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, अब मैं जैसा मुसलमानों के ठेकेदार कुछ लोग हैं अभी, वो 8% तक भी नहीं पहुंचे। हमारी लीडरशिप जब आप कहते हैं, मतलब मुस्लिम लीडरशिप? मुस्लिम लीडरशिप यानी
कुछ ठेकेदार तो 8% तक भी नहीं पहुंच पाए। ये उनमें से एक है, बीच में बैठे हैं। वो है, वो मैं नाम लूंगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं कि ये विश्वास नहीं है, डराया जा रहा है। अब इस दौर में जहां सोशल मीडिया का दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, इस दौर में कौन किससे डरता है? एक अदना सा आदमी भी वो प्रधानमंत्री को न जाने क्या क्या कह रहा है, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन कुछ भी नहीं। बात यह है कि मुस्लिम लीडरशिप जो हमारी है, वो मजहबी हो या वो दूसरी पार्टियों में नेतागिरी कर रही हो, वो नहीं चाहती कि सरकार से मुसलमान जुड़ करके तरक्की की ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन फिर मेरा कहना तो ये, आम मुसलमान इनकी सुनता क्यों है? इनकी बात सुन करके वो बीजेपी को हराने के लिए वोट क्यों करता है? इसमें एक कमी और है, इसमें एक कमी और है। कोई भी चुनाव आप देखिएगा और जमीन पर जाके देखिएगा तो फिर वो इस्लाम की और कुफ्र की लड़ाई में तब्दील हो जाता है लास्ट तक। और दूसरी एक चीज इसमें ये भी आ जाती है कि बीजेपी का मतलब कुफ्र है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो तो हम भी भुगतते हैं। समाजवादी क्या मतलब ईमान वाली है? वो हम समाजवादी को क्यों दिया भाई? ये बात तो आप कह रहे हो ना, आप उनसे पूछिए जो समाज अर्शद मदनी साहब से पूछिए जो कहते हैं कांग्रेस को वोट दो। आप महमूद मदनी साहब से पूछिए जो कहते हैं समाजवादी को वोट, आप उनसे पूछिए ना भाई जाकर के। आप अपने मुफ्तियों से पूछिए कि कौन ईमान वाला है, कौन कुफ्र वाला। हमें झेलनी पड़ती है सौरभ भाई, हमें झेलनी पड़ती है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं, हम संघ के पदाधिकारी नहीं, सिर्फ इतना हमने कहा कि भाई भारत के मुसलमानों को तरक्की की दौड़ में शामिल होना चाहिए। सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का भी फायदा उठाएं और सरकार के साथ मिलजुल करके काम करें, डायलॉग करें, सुने, आगे बढ़ें। और संघ भी कोई ऐसी सस्ता नहीं कि उससे दुश्मनी की जाए। मोटी बात समझा आपने। कहा अंत में जब वोट की नौबत आती है तो ये जहन में बात डाल दी जाती है बीजेपी यानी इस्लाम विरोधी। इनके साथ नहीं जाना है कुछ भी हो जाए। साहब बोले पॉलिटिकली जवाब दे देंगे। बस एक सेकंड, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं, एक स्कीम में 31% मुसलमानों को फायदा हुआ, एक में 34, एक में 37। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मुसलमान हैं उसमें से 3 में से 1 मुसलमान को जरूर फायदा हुआ है। मैं आपको ये नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं कि पूरा देश का मुसलमान सुन रहा होगा कि क्या हम में से हर तीसरे आदमी को फायदा मिला है? अगर हम में से 10वें आदमी को भी फायदा मिला होगा ना, 10वें को, नहीं ये डेटा मोदी जी की बात मान लेंगे। थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। इतने झूठे आंकड़े। ये आंकड़ा वो है कि ये स्कीम जितने लोगों तक पहुंची उनमें, मैं उन्हीं लोगों दावा ये बिल्कुल भी नहीं है लोगों की बात सारी, ये दावा ये तो सरकार का भी नहीं है कि ये सारी स्कीमें सभी 130 करोड़ लोगों तक पहुंच गई हैं। ये दावा तो सरकार की नहीं। दूसरी जानकारी सरकार की दावों को नकारते हैं। एक बार सर कंप्लीट मैं जरा पॉलिटिकल अब बात कह दूं। देखिए बात ये है कि आप डराते हैं भाजपा के नाम से मुसलमान को, इसलिए देखिए आदमी जिंदा रहेगा तो वो बात आगे की करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो उनके वजूद पे अब बताइए कहां काट मारे? अब वो कैसे लगाती है? एक मिनट सुन लीजिए, आप बोले मैं नहीं बोला था आपके बीच। भाई फिर आप देखिए आप सुनिए ना, जब गुजरात में गुजरात पुलिस एक नौजवान को पत्थर मारने के जुर्म में मारती है और पब्लिक उस पर ताली बजाती है और पुलिस उसको बाकायदा पब्लिकली उसको वायरल भी कराती है और फिर भी पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश पुलिस, गुजरात का मुसलमान तो देश से ज्यादा वोट दे रहा है मोदी को। आप सुनिए तो देखिए, ये सिर्फ गुजरात का मुसलमान की बात कर ली है या पूरे देश के मुसलमान? गुजरात का मुसलमान इस बात से चिढ़ता है कि हमारी बातें यहाँ क्यों करते हैं ये लोग? गुजरात का मुसलमान चिढ़ता है इन बातों से। जब मुसलमानों के घर बिना किसी प्रक्रिया के बुलडोज कर दिए जाते हैं, जब मुसलमानों की बच्चियों को सिर्फ हिजाब की बिना पर उनको तालीम देने से रोक दिया जाता है, जब मुसलमान कोई नमाज पढ़ता है जो पिछले 1000 साल से ज्यादा यानी 1200-1300 साल से जब से इस्लाम है, जब से मुसलमान सड़कों पे या स्टेशन पे नमाज पढ़ता चला आ रहा है, उसके नमाज पढ़ने पे उस पर FIR हो जाती है। जब मुसलमान समझकर उसको सब्जी खरीदने का बहिष्कार होता है, जब मुसलमान समझकर यह कहा जाता है एक सांसद के थ्रू कि आप इनको सबक सिखाने के लिए, जिस तरीके से 2002 में भी सबक सिखाया जाता है और अभी कर्नाटक में भी कहा जाता है कि चाकू छुरियां तेज करा लो, तो ये जब आप उनके वजूद पे थ्रेट दे रहे हो, ठीक है, उनके जिंदा रहने पे, उनकी नागरिकता पे आप सवालिया निशान लगा रहे हो, तो आप विश्वास की कौन सी बात कर रहे हो? ठीक है, तो फिर इसके बाद तो विश्वास कह रहे हैं फिर इसके बाद प्रधानमंत्री कितनी भी अच्छी नीयत से कहें उसका कोई मतलब नहीं। वो अपने देखिए, अगर वो अपने MPs के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, उनको कोई सजा दे तो समझ में आए। रागी जी बोले ना तो महज एक बयान छोटा कमेंट करना चाहते हैं, सिंपली जुमला बात है। रागी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। देखिए, मुझे तो नहीं मालूम है कि 1400 साल पहले रेलवे स्टेशन थे जहां पर मुस्लिम समाज के लोग जो है
वो नहीं, रोड तो वहाँ थी पर- 1400 साल नहीं, नहीं, पहले। अरे रोड पे नमाज पढ़नी जायज रोड पे भी नमाज पढ़ते अरे हैं। हफीज साहब कोई ऐसी बात कर लो, नमाज तो कहीं पढ़नी जायज ही नहीं, रोड पर ये बैठे अतर अला, दहलवी साहब मुफ्ती मौलाना साहब, पता कर बोलिए। दूसरी बात गुजरात में हो सकता है या किसी अन्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी अपवाद घटनाएं घटती तो हों, आपने सजा दी, लेकिन प्लीज देखिए मैं आप सर सरकार में हैं, आप चलिए, सजा एक-एक दे दो, करके, मैं समझ प्लीज। सकता आप हूं। देखिए एक दूसरे से हम सुन रहे हैं और बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है, लेकिन 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को निर्वासित कर दिया गया। इस देश का एक भी मुसलमान बाहर आकर के, एक भी मुस्लिम संगठन आकर के उनके सवाल पर आकर के खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बात, वहां पर अजान के बाद हिंदू महिलाओं को और हिंदुओं को ये कह करके किया गया, अब इसका इससे भाई क्या प्लीज रिलेशन देखिए, प्लीज है रिलेशन मैं आ रहा- अच्छा, नहीं सर, ये आ रहा बात कहीं सर, फेल हो जाएगी, नहीं। आपकी बात से पूरा देश देखिए सुनता प्लीज, है। ये तो राजीव गलत- जी आप हमारा बोले, point अच्छा है, कलीम उसको साहब एक मिनट, नहीं आप नहीं, बोलिए, लेकिन ये मैं भी ये बात आपसे सुनिए, पूछने नहीं नहीं, वाला था। मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे अपनी बात भी खत्म नहीं, अच्छा बोलिए, ये तो अच्छा, गलत बोलिए। तरीका है। बोलिए राजीव बोलिए साहब, बोलिए, बिल्कुल अच्छा गलत ठीक है, तरीका एक बार बोल लेते, चलिए ठीक है, सुना नहीं, सबको उन्होंने देखिए, बोलने ये तय आप नहीं करेंगे कि डिरेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं। उस समय किसी भी आकर के कलीमुद्दीन साहब ने और ओवैसी साहब ने कहा कि हिंदुओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। हमने कहा, एक मिनट प्लीज बोले। हाँ, मुझे बोल लेने दीजिए, आप कहे होंगे, आप बोलिएगा बाद में। यही जो आइडेंटिटी का सवाल है ना, जिसे मैं शुरुआत में कहा था कि ये आज भी आइडेंटिटी के सवाल को लेकर के वैसे ही खड़े हो जाते हैं। और जब मैं बहुत साफ था कि यदि मुस्लिम समाज अपने को मुस्लिम के तौर पर आइडेंटिफाई करके पोलराइज होगा तो हिंदू समाज हिंदू के तौर पर पोलराइज होगा। प्लीज, मैं अभी अपनी बात खत्म रहा। विभाजन के बावजूद मुसलमानों की मानसिकता में यह परिवर्तन नहीं आया कि हमारे पुरखे इस 600 साल तक इस देश पर राज किए हैं। ये सर सैयद ने कहा था 1887 में मेरठ की सभा में। सर सैयद ने कहा हम उस कौम से हैं जिसने इस देश को तैयार किया है। नेशन, वी क्रिएटेड ए नेशन, जिनकी तलवारों के दांव से रूहें कांपती रही हैं। ये सर सैयद के बाद। एक मिनट सुनिए मेरी बात। मुशरिल हक नाम करके एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जो जिन्होंने जाकर मोदी जी ने इन्हीं लोगों के लिए कहा है। सुन लीजिए, मोदी जी की जो अपील है वो रागी जी के लिए ही है। अच्छा बोलिए। मोदी जी की जितनी अपील देखो, रागी जी आपके के लिए लिए सवाल है, है, इसलिए बताइए, कह रहा हूं। यही नहीं मान रहे तो ये कहां से विश्वास जीत लेंगे? देखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसका सारांश यही है कि जब एक तरफ से आप इस प्रकार के कलीमुद्दीन साहब जब आइडेंटिटी के सवाल को मुसलमान 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 जी, ठीक तो है। हिंदू समाज नहीं नहीं बचाना मेरी नहीं नहीं आइडेंटिटी तो को हिंदू महफूज समाज रखना, इस तो बात के लिए मजबूर होता है कि जिस कौम ने इस देश को विभाजन किया इस्लाम के नाम पर, अच्छा ठीक है, उसके प्रोफेसर प्रति साहब, एक प्रतिक्रिया बात का क्यों नहीं जवाब होनी मुझे चाहिए? दीजिए। जो बात आप क्या कह हम रहे हैं, क्या हम जो बात बाबर आप के कह द्वारा रहे हैं, तोड़े सुनिए मेरी गए बात। मंदिरों को भूल जाए? जो बात क्या आप हम कह रहे औरंगजेब हैं- के द्वारा कत्लेआम किए गए चीजों को भूल जाए? प्रोफेसर साहब सुनिए, जो बात आप कह रहे मोदी जी हैं, ने कहा वही हो गया। संघ प्रमुख ने भी ये बातें कही। संघ प्रमुख ने ये भी कहा कि मुसलमानों को अब ये हम ही श्रेष्ठ हैं, सुपरमिसिस्ट एटीट्यूड ये भूलने के लिए तैयार नहीं है ना, ये भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो संघ प्रमुख का ये कहना और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में जाओ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, मैं इसे बिल्कुल कंट्राडिक्टरी नहीं मानता। ठीक है। इसलिए नहीं मानता है कि संघ प्रमुख ने यही कहा, संघ ने कहा कि बराबरी के तौर पर बात करते हैं, लेकिन नहीं, इनको चाहिए इस्लाम, अल्लाह के अतिरिक्त और पूजा के लायक नहीं है। देलवी जी देखिए, नहीं, काफिर होने की परिभाषा क्या, ये आकर के समझाएंगे कि हिंदू काफिर नहीं है? नहीं तो ये मारे आप जाने ये योग्य नहीं कहना है। चाहते हैं कि क्या मदरसे और RSS मौलाना ये सब BJP पढ़ाने के लिए तैयार है क्या इस देश में? आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली वहीं खड़ी है, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो बिना वोट के लालच के जाना चाहती है कि इनका काम करो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पद की गरिमा के अनुसार और जो उनके नेतृत्व की गरिमा के अनुसार उन्होंने मुस्लिम समाज के आगे हाथ बढ़ाया है। ठीक है। सवाल यह है कि सद्दानंद ने भी हाथ बढ़ाया था, लेकिन सद्दानंद की हत्या कर दी अच्छा गई। ठीक, चलिए। गांधी ने भी बढ़ाया था, लेकिन एक गांधी हाथ को बढ़ाया, दुत्कार सामने से करके हाथ बढ़ेगा मुसलमानों कि ने नहीं बढ़ेगा? पाकिस्तान बनाया। समय कम। हाँ, देखिए, पहली चीज संक्षेप में तीन। पहली चीज तो अगर आप ट्वीट पढ़ते होंगे कश्मीरी पंडितों के आज के ताल्लुक से, मेरा ट्वीट आपने पढ़ा, 91 में सबसे पहला मेरा संगठन था, OIC के अंदर सबसे पहले लेने वाला मैं ही था, जो कश्मीरी पंडितों की इस बात को हम लेके गए थे। आज भी हम अपनी बात पे कायम है कि जिहाद के नाम पर कश्मीरी पंडितों को मस्जिदों से ऐलान कर करके निकाला गया। ये एक सच्चाई है, इसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो रागी साहब कह रहे हैं, भाई आप कह रहे हैं 1400 साल पहले क्या था नहीं था, हमने तो संघ को बाकायदा खत लिख के कहा क्या ये चर्चा ही बंद हो जाए, प्रधानमंत्री को कुछ कहने ही नहीं पड़े। आइए हम चर्चा इस बात पे करते हुए, हमको तो 1436-38 साल हो गए हैं, ठीक है। आप मुझको बताइए, आप बाबर का नाम, आप औरंगजेब का, आप दुनिया भर के लिए, हम आपसे मना नहीं करते,
कभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया में यानी मराठों की और राजपूतों के बीच के झगड़े हुए आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वहां आपकी कट्टी मारी जाती है। नहीं, हमारा कहना सीधा ही हम आगे कह रहे हैं, धर्म के नाम पर कत्लेआम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने किया। धर्म के नाम पर इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम ने किया और क्रिश्चियनिटी ने किया। इसलिए मैं कह रहा हूं, बात प्रधानमंत्री ने जो कहा, हमको उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। नफरत के लिए कहीं गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ना सही, तो मैं ये इससे कह सहमत के कि हूं। मुसलमान खतरे में, इससे राजनीति चलेगी, और ना ये कह के कि मुसलमानों ने तुष्टिकरण करा, मुसलमानों का तुष्टिकरण हो रहा है इसलिए हिंदुओं को हो जाए, नहीं चलेगी। तो आखिरी बात, प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा G20 के लिए दिया है, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखो कि विश्व को जो हमने नारा दिया है, कहीं तुम्हारी बयानबाजियों से किसको जो है इसकी ताल्लुक से जो कोई खराबी पैदा ना हो जाए। वो आपके लिए भी कहा है कि डराना बंद करें। नहीं, उनको बयान से ज्यादा अपने एमपीज, एमएलएज और आरएसएस के जो सोकाल राजनीतिक विश्लेषक है रागी साहब जैसे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि टीवी पे बैठ के इस तरह की जहर अफसानी जबान बंद करें, वरना ये अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करा रहे हैं, अपने भी उनका ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को विश्वास जीतना है तो अपनी स्कीमों को ये पार्टी से ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए तो है नहीं। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे मुफ्ती वजाहत कासिम से जुड़े हुए हैं, नहीं, ऐसे ही ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे एक इंडियन मुस्लिम्स करके 10 वॉल्यूम है, उसका 9th वॉल्यूम में एक बड़ी बात, उसमें लेटर है जवाहरलाल नेहरू का, और वो लेटर उन्होंने गांधी जी को कहा है कि जिन्ना की मांगे सुरसा जैसी है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो 70 साल से मुसलमानों को एक विभाजन के बावजूद भी इस देश का समाज, देखिए हमें तो देखना ये है, प्रधानमंत्री बार बार कंसिस्टेंटली इस बात को कह रहे हैं। 2 बार प्रधानमंत्री अगर एक ही बात दोहराएं तो वो मायने रखता है, और हम सब जानते हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संघ और मुसलमानों की क्या इक्वेशन है, सबसे ज्यादा तो आरएसएस और बीजेपी उसके बाद इसका असर क्या होता है ये देखना होगा। जो बात आप कह रहे हैं, क्या उनकी पार्टी में जो बड़बोले लोग हैं जिनका जिक्र उन्होंने किया भी, क्या उन पर कोई असर होता है और समाज पर, मुस्लिम समाज पर कोई असर, पॉजिटिव असर पड़ता है? देखने वाली बात आगे रहेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। कुरुक्षेत्र में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।